Good morning, everyone. So, class, today we will be starting with our second chapter of economics, which is people as resource. Now, we have already done the chapter 1, और chapter 1 में आप लोगों ने पढ़ा था about the factors of production. Factors of production में सारे जो factors, 4 factors है, उसमें जो first 3 factors थे, land, labor, capital, ये जो है ये अपने लोगों ने we have done in detail. Whereas जो fourth वाला था अपना, which was human capital, that is something which we did not do in detail, क्योंकि उससे I said you that a complete chapter है, and the chapter is the next chapter, which is chapter number 2. And now we will be starting with this chapter. So let us start with the chapter number 2, which is people as resource. Now, when we talk about people as resource, it means कि जो एक कंट्री के वर्किंग पीपल है, ठीक है, मतलब एक कंट्री में जितने भी वर्किंग लोग हैं और स्पेशली इन टर्म्स ऑफ देयर एबिलिटीज एंड स्किल्स टू कंट्रीब्यूट इन द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी हमारी जो कंट्री है उसकी इकोनॉमी में पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्स करने के लिए, मतलब हमारी इकोनॉमी में बढ़ाने के लिए जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो ऑब्वियसली रिसोर्स है हमारी कंट्री के लिए, और क्योंकि वो पीपल है, वो ह्यूमन बीइंग्स है, इसीलिए हम बोल देते हैं उसको ह्यूमन एज अ रिसोर्स, या ह्यूमन रिसोर्स बोल देते हैं, ह्यूमन रिसोर्स फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आगे देखेंगे, या फिर पीपल एज रिसोर्स ये बोल देते हैं. तो लेट अस नाउ मूव इनटू द डिटेल्स ऑफ इट. So, whenever we say about people as resource, please keep it in mind. It means that it is a way of referring to countries' working people in terms of existing productive skills or उनकी ability to contribute in the gross national product. यानी gross national product एक तरीके से क्या हो जाएगी, अपनी national income. किसी भी कंट्री में people जो है वो बहुत important role play करते हैं. क्यों? क्योंकि जो हमने बाकी फैक्टर्स पढ़े थे, जो फर्स्ट 3 फैक्टर्स थे, क्या वो अपने आप ही किसी चीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं. जब तक लैंड से अगर ह्यूमन बीइंग्स काम नहीं करेंगे, या सपोज कोई फैक्ट्री है, उसको कैसे चलाना है, कैसे उसमें मतलब कैसे उसके टेक्निकल एस्पेक्ट को देखना है, ये सारी चीजें जब तक हम ह्यूमन बीइंग्स उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक वहां पे प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता. अब एक चीज और है, हमेशा ये बोला जाता है कि भाई क्योंकि अपनी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसीलिए ना लोग बोलते हैं एक तरीके की तो ये लाइबिलिटी है, मतलब जो ऐसे तो लाइबिलिटी क्या होता है, ऐसे जो हमारे पास पड़ी होती है, प्रॉपर्टी होती है, हमारे लिए आगे जाके फायदे वाली है, और लाइबिलिटी यानी जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है एक तरीके से, या हमें जो किसी को कुछ चुकाना होता है वैसे. तो हम लोग हमेशा ये बोलते हैं कि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन जब है तो है ना, पॉपुलेशन इंक्रीज तो एक तरीके से अपने लिए नेगेटिव चीज है, अपने लिए पॉजिटिव चीज नहीं है. पर यहाँ पे अपने को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम जो प्रेजेंट ह्यूमन बीइंग्स हैं उनमें अच्छे से इन्वेस्ट करें. इन्वेस्ट किस चीज में करेंगे? इन टर्म्स ऑफ देयर एजुकेशन एंड देयर हेल्थ. अगर हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आगे जाके हमारा इनकम क्या होगा, बढ़ेगा. क्यों? क्योंकि जो एक एजुकेटेड पर्सन है और हेल्दी पर्सन है वो आगे जाके बहुत अच्छा अर्न करेगा. अगर वो बहुत ज्यादा अच्छा अर्न करेगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. तो ऑब्वियसली दिस विल बी, यू कैन से, वेरी वेरी गुड एंड बेनिफिशियल. तो एक नॉर्मल सी चीज है, जैसे हम किसी चीज में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि वो आगे जाके क्या हो जाए, हमारे लिए प्रॉफिट अर्न करे. चाहे अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे किसी लैंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या सपोज शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसे किसी चीज में लगाना है ताकि आगे जाके उससे प्रॉफिट हो. अगर आपने बिजनेस भी कोई ओपन किया तो आपने उसमें इतने पैसे का इन्वेस्टमेंट किया कि आगे जाके जब ये काम चल जाएगा तो मेरे इतना ज्यादा प्रॉफिट आएगा. ओके, तो वैसे ही ह्यूमन बीइंग्स को यहाँ पे अगर जब हम एक रिसोर्स के रूप में मानते हैं, तो अगर जब हम ह्यूमन बीइंग्स से भी इन्वेस्ट करेंगे तो वो आगे जाके हमें प्रॉफिट ही करेंगे, यानी उनके एजुकेशन में और उनकी हेल्थ सर्विसेज में. ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ. अगर मेरे पास लैंड है सपोज
और सपोज एक फार्मर है, उसको उस पे कल्टीवेशन करना है, तो वो लैंड पे इन्वेस्ट कर रहा है, लैंड के ऊपर खर्च कर रहा है कि सपोज फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, या अच्छी सीड्स ला रहा है, या ट्रैक्टर या ऐसी चीजों के पे इन्वेस्ट कर रहा है। तो वो इन्वेस्ट क्यों कर रहा है? ताकि उससे आगे जाके क्या हो, प्रोडक्शन अच्छा हो। तो उसी तरीके से ह्यूमन बींग्स, अगर हम बोल रहे हैं कि ह्यूमंस आर ऑल्सो रिसोर्स, तो वो रिसोर्स पे जब हम इन्वेस्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर, तो ऑब्वियसली वो जो पर्सन है वो आगे जाके उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी और वो कंट्री के नेशनल इनकम में क्या करेगा, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन करेगा। तो इससे अपने को यहाँ पे मेनली ये चीज समझ आई है कि ह्यूमन कैपिटल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और स्पेसिफिकली जैसे मैंने एग्जांपल दिया ही है कि ह्यूमन कैपिटल तो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है, मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, या आप बोलेंगे सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स। क्यों? क्योंकि ये बाकी सारे जितने भी रिसोर्सेज है उनको यूज करता है और उनको मोर यूजफुल बनाता है। दैट इज वाई ह्यूमन कैपिटल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इसको हम इसीलिए सेपरेटली इन डिटेल पढ़ रहे हैं। अब जब हम ये बार बार बात बोल रहे हैं कि पीपल जो है उन पे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो फिर वो आगे जाके फ्यूचर में क्या होगा, बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल प्रूफ होंगी। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो ज्यादा पॉपुलेशन है उसको कुछ लोग ये बोलते हैं कि लाइबिलिटी है, ये कोई एसेट नहीं है। मतलब ये क्या फायदा, मतलब हम जैसे बोलते हैं ना जनरली कि इस कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हम अपनी कंट्री के लिए भी बोलते हैं कि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन जो है ना बहुत ज्यादा है, इसलिए अपनी कंट्री में पॉवर्टी ज्यादा है और ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल तो होना ही चाहिए, बट उसके साथ और क्या चीज जरूरी है कि जो हमारी एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है उसको हम ज्यादा प्रोडक्टिव बनाएं, और हम अपनी जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है उसको प्रोडक्टिव ऑब्वियसली कैसे बना सकते हैं, बाय इन्वेस्टिंग इन देम, स्पेसिफिकली एजुकेशन और हेल्थ में। और जब इन पे ह्यूमन रिसोर्स को हम आगे जाके डेवलप कर लेते हैं और डेवलप करने के बाद हम इनमें इन्वेस्ट करते हैं, तो फाइनली जब ये, इसको हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, यानी हम इनको फॉर्म कर रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन फॉर द फ्यूचर। ठीक है, अब इसके लिए एज एन अगेन एंड अगेन ऑलमोस्ट रिपीटिंग द सेम थिंग, देयर आर टू स्टोरीज दैट आर गिवन इन योर बुक। इफ यू हैव योर बुक विद यू राइट नाउ, जस्ट ओपन योर बुक पेज नंबर 17। ठीक है, दो स्टोरी दी हुई है ऑफ टू किड्स, नेम इज शकर एंड विलास। ठीक है, अब इन दो स्टोरीज में मेन डिफरेंस क्या है, यू विल नोटिस कि मेन डिफरेंस ये है इनमें कि एक बच्चा जो है वो पढ़ लिख के मतलब ऑब्वियसली बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाएगा, वेयरएज हम देखेंगे जो दूसरी स्टोरी है जो विलास की होगी, उसमें वो पढ़ लिख नहीं पाया और उसका हेल्थ भी सही नहीं था, इसीलिए वो जो है प्रोग्रेसिव नहीं बन पाया और कुछ ज्यादा उसमें डेवलपमेंट नहीं थी। तो अब दोनों स्टोरीज को जल्दी से देख लेते हैं। इफ यू हैव योर बुक्स इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज ओपन पेज नंबर 17 एंड सी द ब्लू बॉक्स गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक। Now there are two friends, Vilas and Sakal. They are living in the same village. Sakal जो है वो एक 12-year-old बॉय है, उसकी मदर नेम इज शीला, जो बेसिकली घर के काम करती हैं। उसके जो फादर है गीता चौधरी, वो एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते हैं। शकल अपनी मदर को घर के कामों में हेल्प भी करता है, अपने छोटे भाई जीतू और बहन सीतू के थोड़ा ध्यान भी रखता है। उसके जो अंकल हैं उन्होंने मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन मतलब 10th क्लास पास कर लिया, तो वो घर से ही बैठे हैं क्योंकि उनके पास कोई जॉब नहीं है। गीता और शीतल जो है ना वो बहुत ज्यादा ईगर है, वो चाहते हैं कि उनका जो बेटा है ना वो पढ़े, और इसीलिए उन्होंने उसको फोर्स किया कि तुम्हें विलेज स्कूल जाना ही पड़ेगा। तो वो उसके बाद उसने विलेज स्कूल में पढ़ाई की, उसने अपनी हायर सेकेंडरी पूरी की। फिर उसके पापा ने उसको बोला, उसके फादर ने उसको बोला कि तुम्हें आगे और पढ़ना चाहिए। उसके फादर ने लोन लिया और उसको वोकेशनल कोर्स इन कंप्यूटर, वोकेशनल मतलब जो आपको आगे जाके जॉब लेने में आसानी दिलाए, ऐसा प्रोफेशनल कोर्स, जैसे वोकेशनल कोर्स करवाया किसने, कंप्यूटर्स में। शकल जो है मेरिटोरियस था, मतलब बहुत इंटेलिजेंट था, और अब वो पढ़ने में स्टार्टिंग से वो बहुत इंटरेस्ट लेता था, और अब वो और उसमें अच्छा हो गया था। बहुत विगर, बहुत हार्डवर्क के साथ, एंथुजियाज्म के साथ, एनर्जी के साथ उसने अपना कोर्स पूरा कर लिया।
कुछ टाइम बाद उसको एक जॉब मिल गई थी एक प्राइवेट कंपनी में। उधर वो नए नए सॉफ्टवेयर डिजाइन करता था, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम। उसके बाद ये सॉफ्टवेयर से उसकी जो फर्म थी, जिस कंपनी में वो काम करता था, उनकी सेल बढ़ गई। तो ऑब्वियसली उसके बॉस उससे खुश थे, उन्होंने उसको रिवॉर्ड भी किया, उन्होंने उसको प्रमोशन भी दी। So that means he was able to develop to a great extent. अब आ जाते हैं विलास पे। विलास एक 11 ईयर बॉय है, वो सेम विलेज में रह रहा है। उसके फादर जो है महेश, वो एक फिशरमैन है, बट हिज फादर एक्चुअली पास्ड अवे व्हेन ही वाज ओनली 2 years of age. उसकी मदर जो वो फिश बेचती थी अर्न करने के लिए पैसे, एंड ताकि वो अपना घर चला सके, अपनी फैमिली को मतलब लिविंग दे सके। तो वो क्या करते, शी बॉट फिश फ्रॉम द लैंड ओनर्स पॉन्ड एंड सोल्ड इट इन द नियर बाय मंडी। यानी लैंड ओनर का जो पॉन्ड है वहां से फिश लेके फिर मंडी में जाके बेचती थी, और लगभग सिर्फ 20 to 30 रुपीज डे ही वो अर्न कर पाती थी फिशेस बेच के। अब जो विलास है वो उसको एक आर्थराइटिस की बीमारी भी हो गई थी। उसकी मदर अफोर्ड नहीं कर पा रही थी उसको डॉक्टर को दिखाने का, वो इसलिए स्कूल भी नहीं जा पा रहा था, और वो इंटरेस्टेड भी नहीं था स्टडीज में। वो अपनी मम्मी को कुकिंग में हेल्प करता था, यंगर ब्रदर मोहन का भी ध्यान रखता था। थोड़े सालों बाद उसकी मदर भी इल हो गई और कोई नहीं था उसका भी ध्यान रखने के लिए, और ऐसा लगा कोई भी नहीं उसकी फैमिली में उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए, इसीलिए उसको काम ये करना पड़ा, कौन सा, फिशेस सेल करने का, सेम विलेज में। और वो भी अपनी मदर की जैसे बहुत कम इनकम अर्न करता था। तो ये जो दो स्टोरीज हैं, इसमें अपने को बेसिकली यही बताना चाह रहे हैं कि जैसे जो फर्स्ट वाली स्टोरी है उसमें इन्वेस्ट किया गया इनटू हिज स्टडी एंड हेल्थ आल्सो समवेयर, तो इसीलिए ही फाइनली बिकेम वेरी प्रोडक्टिव फॉर द कंट्री एज वेल, क्योंकि उसकी जो इनकम है वो नेशनल इनकम में भी ऐड हुई है, बट इसके साथ साथ वो अपनी भी लाइफ जो है वो उसको इम्प्रूव कर पाया। जबकि विलास जो है, चाहे उसकी सिचुएशन थी, फैमिली सिचुएशन और बाकी जो प्रॉब्लम थी, उसके कारण ही कुड नॉट कंटिन्यू हिज स्टडी, एंड बिकॉज ऑफ विच ही कुड नॉट डेवलप इकोनॉमिकली, और कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ इन हिज लाइफ। So just an example to tell us that these two, though both of them belong to the same village and belong to the same group and were friends, and you can say कि ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं था बचपन में उनके पर। बड़े होते होते जैसे डिपेंडिंग अपॉन देयर एजुकेशन एंड अदर थिंग, दोनों में बहुत डेवलप चेंज आ गया इन टर्म्स ऑफ देयर इनकम एंड देयर लाइफ स्टाइल। तो फाइनली इसमें हम यही बोल सकते हैं कि एजुकेशन जो है, सकल में जब ज्यादा एजुकेटेड हुआ तो उसकी जो लेबर है उसकी क्वालिटी इनहेंस हो गई, अच्छी हो गई, जिसके कारण प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली ऐड हुई, उसकी सैलरी बढ़ गई, और उसके एजुकेशन ने उसको हेल्प किया टू प्रोग्रेस, वेयरएज विलास के साथ ऐसा नहीं हुआ था। तो हम फाइनली बोल सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो ह्यूमन रिसोर्स में है वो फ्यूचर में जाके बहुत हाई रिटर्न देती है। और इसी तरह जैसे लैंड, जैसे भाई हम लैंड और कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं, उसी तरीके से इनमें भी करें अगर, तो हमें रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा मिलेगा, आगे जाके अच्छा मिलेगा। अब हम ये बोल देते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स जो है इसमें एजुकेटेड, जो हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, इसमें जनरली क्या होता है कि जो एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं ना, वो अपने बच्चों की पढ़ाई में और हेल्थ में है ना बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज उनको इम्पोर्टेंस पता चल जाती है किस चीज की, एजुकेशन की, और वो खुद भी बिकॉज दे आर एजुकेटेड, तो वो न्यूट्रिशन पे, हाइजीन पे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, और वो सोचते हैं कि उनके जो किड्स हैं वो किसी भी तरीके से अच्छा एजुकेशन जो है उसको गेन करे, अच्छे हेल्थ में रहे, तो आगे जाके क्या होगा, ऑब्वियसली उनकी हेल्थ अच्छी होगी, वो एक अच्छे काम में लगेंगे, उनकी इनकम अच्छी होगी, उनकी लाइफ अच्छी होगी, जिसके कारण क्या हो जाता है, एक वर्चुअस साइकिल, वर्चुअस मतलब गुड, वर्चुअस साइकिल क्या हुआ, देखो एक एजुकेटेड पेरेंट्स हैं, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया कि इनकी आगे जाके अच्छी लाइफ हो, भाई कंट्री के डेवलपमेंट अच्छे हो, ये हो, सारी चीजें। इन्वेस्ट का मतलब क्या, अच्छे से अच्छे स्कूल में डाल रहे हैं, अगर आगे पढ़ाने के लिए उनको एक्स्ट्रा पैसे
एक्स्ट्रा पैसे इन्वेस्ट करने पड़े पढ़ाई में तो भी वो रेडी हैं। अब क्या हुआ, एक एजुकेटेड पेरेंट्स के बच्चे जो है वो पढ़ लिख के बहुत प्रोग्रेस हो गए, तो अब उसी को हम देखेंगे कि आगे जाके वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो अपने किस को भी फोकस करेंगे कि उनकी भी एजुकेशन क्या रहे, अच्छी से अच्छी रहे, हेल्थ अच्छे से अच्छा रहे, फिर वो कंटिन्यू होगा, उनके बच्चे दैट मीन्स एक तरीके की साइकिल हो गई जो कंटिन्यू होगी। वही हम ऑपोजिट में ले, अगर इन कंट्रास्ट जो गरीब लोग हैं या जो डिसएडवांटेज पेरेंट्स हैं वो अगर खुद भी अनएजुकेटेड है, नॉट ऑलवेज पर ज्यादातर क्या होता है, जो अनएजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं वो खुद भी इतनी हाइजीनिक प्लेसेस में नहीं रहते हैं, वो इस चीज को बहुत बार इतनी इम्पोर्टेंस भी नहीं देते। कुछ लोग ऐसे जो देना चाहते हैं पर हो सकता है उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, पर जनरली क्या सोचते हैं, कुछ नहीं होता है, ऐसे ही है, ठीक है, इतनी पढ़ ली, इतनी पढ़ाई काफी है, चलो काम पे लग जाओ, हमारी हेल्प करो, अपनी पुअर है, इनकम ज्यादा आएगी तो अच्छा है, प्रोग्रेस होगा, तो और मतलब हाइजीन पे भी इतना ध्यान नहीं देते, तो ये भी एक तरीके का विशियस सर्कल हो गया, मतलब वो साइकिल जो ये चलती रहेगी, क्योंकि उनके बच्चे अनएजुकेटेड रहेंगे, फिर उनके बच्चे अनएजुकेटेड, वो कंटिन्यू रहेगा। अगर बाई चांस बीच में एक ऐसा कोई जनरेशन आ गई जो चाहती है कि उनके किड्स पढ़े और एजुकेटेड हो, तो फिर उसके बाद से वो वर्चुअल सर्कल में एंटर कर सकते हैं। तो बेसिकली ये बोले जो एजुकेटेड पेरेंट्स है वो फोकस करते हैं और वो कोशिश करते हैं उनके बच्चे भी पढ़े लिखे और अच्छे रहे हेल्थ में, और इन कंट्रास्ट जो डिसएडवांटेज पेरेंट्स है जनरली या तो अपनी मजबूरी के कारण या फिर अपनी अनअवेयरनेस के कारण वो लोग अपने किड्स को ज्यादा एजुकेशन पे फोकस नहीं करते और हाइजीन भी उसमें भी लैक करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इसका एक सिंपल एग्जांपल है कि अगर मैं बार बार बोल रही हूँ कि पीपल एज ए रिसोर्स, यू में से कि मैम क्या पीपल एज ए रिसोर्स, अगर अपने पास कोई सपोज लैंड नहीं हो, कैपिटल नहीं हो, तो कैसे इन्वेस्ट करेंगे? So we have example of few countries. You know, Japan is a country जहाँ पे natural resources एकदम available नहीं है, not at all, deficient in minerals, deficient in all the other resources. ठीक है, मतलब fertility हर चीज में इनमें natural resources बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, किसमें? जापान में। पर इन्होंने जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं थोड़े बहुत, उसको कैसे बहुत यूटिलाइज किया है बाय ह्यूमन रिसोर्स। इनका जो ह्यूमन रिसोर्स है वो इतना अच्छा है, इतना हार्ड वर्किंग है, इतना एफिशिएंट है कि बिना अवेलेबिलिटी ऑफ मोर रिसोर्सेज, बहुत कम रिसोर्सेज, ऑलमोस्ट यू कैन से नियर टू नॉट अवेलेबल या वेरी वेरी लेस जो रिसोर्सेज है, उसके बाद भी ह्यूमन कैपिटल इतना डेवलप हो गया है, इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप कर ली है, इन्होंने अपने ह्यूमन बींग इतने हार्ड वर्किंग और क्वालिटी वाइज इतने अच्छे हैं that it is considered one of the most developed countries of the world। यानी ये लोग सिर्फ अपने ह्यूमन कैपिटल के कारण, पीपल के कारण, उनकी क्वालिटी, उनके हार्ड वर्क, उनकी इंटेलिजेंस, उनकी टेक्नोलॉजी लाने की जो उनकी हम बोलेंगे कैपेबिलिटी है, और बेसिकली ओवरऑल जो ह्यूमन कैपिटल की क्वालिटी है, हार्ड वर्क है, इसके कारण ये क्या हो गए हैं, डेवलप हो गए हैं। नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट थिंग। अब जब हम बार बार बात कर रहे हैं कि नेशनल इनकम में अर्न करेंगे, इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमी में ऐड करेंगे, लेट अस ब्रीफली अंडरस्टैंड व्हाट आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, बेसिकली बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द एक्टिविटीज हो जाएगी अपनी। ठीक है, यानी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, these are basically based on the nature of activity। एक्चुअली क्या है, 10th क्लास में भी स्टडी division of economic activities on various bases like ownership पे, and उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि on the basis of employment, तो बहुत सारी और चीजें। तो बेसिकली here we will just focus on the main economic activities जो हम करते हैं based on the nature of activity। तो इसमें भी have three divisions: primary sector, secondary sector और tertiary sector। तो जो प्राइमरी एक्टिविटीज है, आई थिंक यू मस्ट हैव स्टडीड इन योर जूनियर क्लासेस आल्सो, बट चलो लेट अस टेक अ गुड रिवीजन ऑफ इट। प्राइमरी सेक्टर या प्राइमरी एक्टिविटीज वो होती है जिसमें हम डायरेक्टली क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं। ठीक है, इसमें ये वाली एक्टिविटीज आ जाती हैं जैसे कि एग्रीकल्चर। सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, इसको एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग ये आ जाती है, जिसमें हम डायरेक्टली नेचर से
जो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो रिलेट करते हैं, ठीक है। और ये लोग अपनी इनकम के लिए, अपनी जो प्रोडक्शन है उसके लिए बहुत ज्यादा किस पे डिपेंड करते हैं, नेचर पे ही डिपेंड करते हैं। So these are the primary activities. Basically, when you can say directly the activities are done on the basis of the nature, yeah, by directly using the natural resources. Now we move on to the secondary sector. Secondary sector में क्या होता है? Secondary sector में होता है कि जो भी गुड्स हैं और जितनी भी हम देखेंगे ये जो रॉ मटेरियल्स है, ये प्राइमरी रिसोर्सेज से लेके, प्राइमरी सेक्टर से लेके उसको फिनिश गुड्स पे चेंज करते हैं, ठीक है। फिनिश गुड्स में यानी उनको मैन्युफैक्चर करते हैं, फाइनल गुड्स बनाते हैं। जैसे सपोज व्हीट से बना दी ब्रेड, कॉटन से बना दिए गारमेंट्स, टेक्सटाइल। तो इसको ये जनरली फैक्ट्रीज में होते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं, इसीलिए इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं। और ऑब्वियसली ये डायरेक्टली नेचर से नहीं प्रोवाइड होते, बिकॉज ये क्या फैक्ट्री और इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होते हैं। ये लोग प्राइमरी सेक्टर से सामान लेते हैं, उसको फिनिश गुड्स में चेंज करते हैं और फिर फाइनली जाके उसको मार्केट में बेचा जाता है। इसीलिए इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं और इसको टर्शियरी सेक्टर भी बोलते हैं। नाउ अलॉन्ग विद दिस, नाउ वी मूव ऑन टू द टर्शियरी सेक्टर। जो टर्शियरी सेक्टर है वो बेसिकली सर्विस सेक्टर है। सर्विस सेक्टर क्या होता है? जिसमें जब हम पैसे देते हैं तो हमें सामने से कोई सामान नहीं मिलता, हमें एक सर्विस मिलती है। जैसे बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन। जैसे सपोज यू वांट टू गो फ्रॉम हियर टू सम अदर प्लेस, सपोज तुम्हें बीकानेर से कहीं और जाना है, तो यू हैव टेकन द टिकट फ्रॉम ट्रेन। तो जब आप ट्रेन की टिकट ले रहे हो तो वो आपको कोई सामान नहीं दे रहा है, वो जो आपने पैसे दिए वो किस लिए दिए कि आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, चाहे हम चीजें ट्रांसपोर्ट करें, चाहे हम खुद ट्रैवल कर रहे हैं। वैसे ही पैकेजिंग, स्टोरेज, बैंकिंग, ये सारी चीजें जो है ये सर्विस सेक्टर में आ जाती है। या जो हमारी इंटरनेट वाली चीजें हैं, कम्युनिकेशन है, ये सब में अपने को सर्विस मिलती है, अपने को कोई चीज नहीं मिल रही है इन रिटर्न, तो ये सर्विस सेक्टर हो जाता है। नाउ जो डेवलपमेंट प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में हुई है, बेसिकली टर्शियरी सेक्टर के सपोर्ट से ही हुई है। अब सपोज एक फार्मर है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है। कैसे? एक फार्मर है, उसने 100 kg ऑफ व्हीट ग्रो किया और उसको सेंड करना है वो इंडस्ट्री में, और इंडस्ट्री में सेंड करने के लिए ऑब्वियसली उसको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए, ट्रक एक्सेट्रा। तो ट्रक वाले ने जब वो व्हीट लोड किया है अपने ट्रक में और फाइनली वो फैक्ट्री में जाके उसको सप्लाई कर रहा है, तो उसने बीच में क्या लिया है, उसका अपने सर्विस के चार्जेस लिए हैं। और इससे क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर भी डेवलप हो रहे हैं और वो कनेक्टेड हो रहे हैं। तो दैट इज वाई ये जो टर्शियरी सेक्टर है इसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। Now we move on to the, you can say, more economic activities or economic activities. ब्रॉडली अगर अपने मार्केट के रिलेशन में बात करें तो इसमें क्या है, मार्केट वाले में क्या है कि एक्टिविटी जनरली जो हम परफॉर्म करते हैं फॉर पे और प्रॉफिट। मतलब बेसिकली अगर आपने कहीं पे हम बोलेंगे कि ये पेमेंट किया है, सॉरी ये काम किया है ताकि आप या कुछ काम करके कोई सामान मार्केट में बेचे, चाहे वो बीच भी हो, तो आपने जो प्रॉफिट के लिए किया है तो उसको हम क्या बोल देंगे कि ऑब्वियसली ये क्या है, मार्केटिंग एक्टिविटी है। वेयरएज अगर हम देखें नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी में जनरली आप चीजें प्रोड्यूस करते हो, पर आप किसके लिए करते हो, सेल्फ कंजम्पशन के लिए करते हो, ठीक है। अब इसमें आ जाएगा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंक्लूडिंग, चाहे गवर्नमेंट सर्विस हो, कोई भी आप काम कर रहे हो, आप सामान बेच रहे हो सपोज, या आप कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हो, तो वो किसमें आ जाएगा, मार्केट एक्टिविटीज में आ जाएगा। इसमें जनरली कंजम्पशन प्रोसेसेस जो है अपने ही लेवल पे आप करते हो, बेसिकली टू कंज्यूम द थिंग्स योरसेल्फ, और अपने ही फिक्स्ड एसेट्स में कर रहे हो। आपको जो भी सामान आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो अपने लिए कर रहे हो, यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग इट फॉर सेलिंग इन द मार्केट, ठीक है। तो ये आ जाएगा डिविजन ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट एक्टिविटीज, वेदर दे आर मार्केट एक्टिविटीज और वेदर दे आर नॉन मार्केट एक्टिविटीज। अब अपने आ जाते हैं हम बोलेंगे बेसिकली और एक डिविजन है, वो है कौन सी एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है और कौन सी एक्टिविटीज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। एक्टिविटीज विच वी जनरली डू टू अर्न मनी,
यानी जब आप काम कर रहे हो या सपोज फार्मिंग कर रहे हो, कोई भी काम, तो आप जब मनी अर्न करने के लिए कर रहे हो तो वो आ जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी में, जैसे फार्मिंग, वर्किंग इन अ फैक्ट्री एक्सेट्रा। जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आ जाएगा विच आर नॉट डन फॉर अर्निंग मनी, जैसे द बेस्ट एग्जाम्पल इज द वर्क योर मदर डज एट होम, यानी खाना बनाना, घर का ध्यान रखना, तुम लोगों का ध्यान रखना, एंड टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग रिलेटिंग टू योर हाउस। इसके लिए वो उनको कोई पैसे नहीं मिलते हैं, nor are they charging anything for it. So this is basically including in the non-economic activity. एक और डिफरेंस हम बोल सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है इसका हम बोलेंगे काउंट होता है नेशनल इनकम में कॉन्ट्रीब्यूशन, जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है इनका कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन नेशनल इनकम में नहीं आता। मतलब नेशनल इनकम में कोई फिगर्स नहीं आती है कि भाई इतने पैसे होंगे और इतना। वही सपोज इफ समबडी वर्क एज अ कुक इन अ 5 स्टार होटल, ठीक है, तो फिर ऑब्वियसली हम देखेंगे वो तो बहुत अच्छा पेमेंट ले रहे हैं, या मतलब मैनेजमेंट में कहीं चले जाते हैं तो भी वहाँ पे चार्ज, तो वो आ जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। पर जब आपकी मदर घर पे काम कर रही है वो नहीं आएगा, इट इज नॉट काउंटेड इन द नेशनल इनकम। इकोनॉमिक एक्टिविटीज काउंटेड इन द नेशनल इनकम। रिपीट कर रही हूँ, नेशनल इनकम में इकोनॉमिक एक्टिविटीज का होता है कॉन्ट्रीब्यूशन और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का नहीं होता कॉन्ट्रीब्यूशन। अब because we are talking about women, let us also see what is the contribution of women in terms of the activities, या जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसमें women का क्या पार्टिसिपेशन है। जनरली क्या होता है हमारी सोसाइटी में ये चीज डिवाइडेड है कि जो हिस्टोरिकल और कल्चरल जो हमारा बैकग्राउंड है उसके अकॉर्डिंग हम ये मानते हैं कि जो मेल्स है वो ऑफिस का और बाहर जाके जॉब करने का काम करेंगे और विमेन जो है वो घर से रिलेटेड काम करेंगे। तो जो विमेन अगर करती रही है काम, वी विल जनरली सी कि मेजोरिटी ऑफ विमेन जो है उनको दे आर पेड लेस एज कम्पेयर टू मेन। और जनरली भाई इतनी एजुकेटेड और लो स्किल फॉर्मेशन होता है, तो ऐसी जगह पे प्रॉपर, जैसे हम ये नहीं बोलेंगे कि उनको इक्वल सैलरी मिलती है, और अगर वो अनएजुकेटेड और लो स्किल वाले काम में करते हैं तो वहाँ पे है ना एम्प्लॉयमेंट की रेगुलरिटी नहीं होती, यूनिफॉर्मिटी नहीं होती। हो सकता है थोड़े दिन बाद निकाल दें उनको, मतलब लेबर या ऐसे काम करे अगर फैक्ट्री वर्कर जैसे, तो फिक्स नहीं होती। बट अब जब विद टाइम्स वी नो women आर गेटिंग एजुकेटेड, हाई एजुकेशन है, अच्छी स्किल फॉर्मेशन है, तो उनको दे आर पेड इक्वल टू मेन। Now they are obviously coming equal to men in terms of everything, चाहे सैलरी हो या नहीं, मतलब चाहे सैलरी हो चाहे उनकी पोजीशन हो। पर हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में यानी जो गवर्नमेंट में रिकॉग्नाइज और एजुकेटेड सेक्शन में देखें तो ज्यादातर जो विमेन है वो प्रेफर करती है या तो टीचिंग लाइन में जाना या मेडिसिन लाइन में जाना। बट अब विद टाइम्स हम देख रहे हैं जो हाई लेवल ऑफ साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस है, जैसे कि साइंटिस्ट बनना, एस्ट्रोनॉट, इन सब में भी विमेन आ रही है। पहले क्या ऐसे माना जाता था, एक ऐसी अजम्पशन था कि टेक्निकल चीजों में विमेन नहीं जाती है, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मे बी साइंटिस्ट बनने में नहीं। बट विद टाइम एंड एजुकेशन विमेन आर सीइंग इन एवरी फील्ड, पर जनरली वो लोग टीचिंग और मेडिसिन में ज्यादातर वील फाइंड विमेन वर्किंग देयर। So with time now we have noticed that women are also occupying a very important place, and gradually and you can say slowly they are gaining importance and earning good income and paying a good contribution in the national income. ठीक है, with this we are done with the you can say the initial part जिसमें आपने basic कर लिया। अब इन our next class जो बार बार बोल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करना है ह्यूमन रिसोर्स में इन फॉर्म ऑफ एजुकेशन और हेल्थ, वो हम देखेंगे कि कैसे मतलब कैसे हो रहा है वो इम्प्रूवमेंट इंडिया में, और वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए और क्या स्टेप लिए जा सकते। ठीक है, सो विद दिस आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर टू यू टिल दिस क्वेश्चन। इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क, प्लीज गिव दिस क्वेश्चन a reading in your book, and if you have any doubt come back and ask the question so that you can solve your problem. This is it for today. We'll meet in the next class.